हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आप तमाम स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th, जिसमें पहला प्रश्नावली है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप स्टूडेंट हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ, यदि आप नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह के नए वीडियो एंड कोर्सेज जब भी मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएंगे। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और इसमें बताई गई सारी बातों को आप नोट भी करते जाएंगे मेरे साथ, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज और प्रैक्टिस के लिए आप बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहला, जिसमें कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल 0। तो हाँ, शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे जबकि पी बराबर 0, क्यू बराबर 1 2। तो पहले पर लिखा जा सकता है, यानी कि 0 बराबर 0/1, यानी 0/2 इत्यादि, यानी जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या होगा 3 जोड़ 4, यानी a प्लस b/2 होता है, इसलिए 7/2 यानी 3.5। दूसरी परिमेय संख्या ये जो निकली है पहले परिमेय संख्या, उसमें जोड़ देंगे हम 3 प्लस 3.5/2, यानी 6.5/2 यानी 3.25। और तीसरी परिमेय संख्या निकलेगी, तीसरी परिमेय संख्या जो है 3.5 में 4/2 करके 7.5/2 मैंने इतना। चौथी परिमेय संख्या ऐसे निकालेंगे, 3.5 में 3.25 को जोड़ेंगे तब /2 करके, तो 6.75 है इतना। फिर 3.75 को में 4 जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा, जिसको भाग के जितना प्राप्त। पाँचवीं परिमेय संख्या, तो छठी परिमेय संख्या, इससे हम इसमें भाग के छठी परिमेय संख्या 3 प्लस 3.25/2, तो 6.25/3 इंटू 125, यानी अतः 6 अवशिष्ट परिमेय संख्या होगा। इतना 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 और इतना, ये 6 अवशिष्ट संख्या हो गया। दूसरी विधि भी इसकी निम्नलिखित परिमेय संख्या हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 तक हम इसको लिख सकते हैं, यानी 6 संख्या तक हम ले लें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, आइए यहाँ पे इसको बता रहे हैं। 3.5 और 4.5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3/5 में 5 से यदि भाग करें तो 0.6 यानी 0.60, और 4.5 में यदि हम भाग के 0.8 यानी 0.80। इसको अवशिष्ट परिमेय संख्या लिखने के लिए हम 0.60 या 0.80 के बीच में 5 संख्या लिख लेंगे, यानी 61, 62, 63, 71, 72, ऐसी 5 संख्या लिख लेते बस हो गया। आइए इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कारक क्या निम्नलिखित कथन सत्य है यदि कारण सहित उत्तर दें। यानी पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पहला, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तीसरा, नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह दोस्तों इस प्रश्नावली के हमने जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही आसान और इजी वे में समझाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और इन सारे क्वेश्चंस को नोट किए होंगे। यदि नहीं किए तो वीडियो को फिर से देखिए और इसको नोट कीजिए, साथ साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ है जो प्रैक्टिस विषय है। इसको जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ में बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों आइए इसी प्रश्नावली का हम इसी चैप्टर का हम दूसरा प्रश्नावली लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है निम्न कथनों में से कौन, पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य है, तर्क सहित उत्तर दे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए जानते हैं हम। पहला कर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। चूंकि वास्तविक संख्या और परिमेय
और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। दूसरा कर है एक संख्या रेखा पर स्थित रूट m के रूप में हो, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होती है असत, क्योंकि रूट 3 एक वास्तविक संख्या तो है परंतु ये किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है असत, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है परंतु ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर इसका हम देखते हैं 2। करेक्ट क्या इस सेट, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो नहीं, रूट 3 का 3 एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तीसरा, दिखाई की संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो ऐसे कि आपको इस आकृति में जैसे दिखाया गया ऐसे आपको दिखाना है। आकृति के अनुसार एक संख्या रेखा खींचना है और इसको इस तरह से ड्रॉ करके ऐसे दिखाना है। माना कि बिंदु एक संख्या रेखा एक को दर्शाता है, एक बिंदु संख्या रेखा एक को दर्शाता है, इसीलिए ए बी बराबर एक ही कह लो। अब ओ बी बराबर रूट एक स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, केंद्र ओ मान और त्रिज्या ओ बी बराबर रूट 2 एक बिंदु पी संख्या रेखा पर है और अंकित करो ताकि रूट 2 प्रदर्शित करे। पुनः ओ बी पर बी सी लंब ओ बी खींचो और बी सी बराबर एक इकाई फोटो काटो, यानी उसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर बराबर रूट 2 + 1 यानी रूट 3। अब केंद्र O को त्रिज्या उसी बराबर रूट 3 संख्या रेखा पर एक बिंदु Q को अंकित करो जो कि रूट 3 को प्रदर्शित करता है। ऊपर की बात हम प्राप्त होते हैं OD बराबर 2 और OE बराबर रूट 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार रूट 5 को संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह कुछ प्रश्न नंबर 4 में करें कागज के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट खींचनी है। लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 यानी यहाँ पे आएंगे P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। अब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रकार प्रक्रिया खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें मिलाकर दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है इस फिगर में। क्रियाकलाप 1 में देखें। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमने इसमें प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट कर ली। अब आ रहे हैं हम प्रश्नावली 1.3। तो हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अभी तक जो भी क्वेश्चन बताएं उसको आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और उन सारे क्वेश्चन को आप नोट भी अवश्य किए होंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला करें निम्नलिखित विनों को दशमलव के रूप में व्यक्त करें और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार दशमलव प्रसारण है। तो पहला है 36/100, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा, पांचवा और छठा। अब इन सारे को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है, शांत है या अशांत। तो 36/100 यानी 100 से जब 36 में भाग किए तो हमें कितना प्राप्त 0.36 यानी एक शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार दूसरा 1/11 जब हम 11 से 1 में भाग किए तो हमें प्राप्त हुआ 0.0909 और एक शेष बचता है यानी 0.09 ऐसे डैश को होता है। तो एक अशांत आवर्ती है यानी पुनरावृत्ति एक एक आता ही रहता है। इसी तरह तीसरा को हम किए 4.1/8 यानी 33/8 यानी 4.125। इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये एक शांत दशमलव प्रसार है कि 4.125 पे जाके कट गया। इसी प्रकार हम चेक करेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा तो हो गया। अब चेक करेंगे हम चौथा में 3/13। तो जब 13 से 3 में भाग किए थे प्राप्त हुआ 0.230769 यानी फिर 3 पुनरावृत्ति हो रही है अतः एक अशांत होगा। फिर इसी तरह चौथा को 2/11 है। 11 से जब 2 में भाग किए, यहाँ पे 11 से जब 2 में भाग किए तो ये पर 0.18 पुनरावृत्ति हो रही है अतः यह भी एक अशांत होगा। इसी प्रकार इसका अगला लेते हैं छठा 329/400 यानी 400 329 में भाग किए तो प्राप्त 0.8225 यानी 0.8225 यानी 0 आ गया तो एक शांत होगा। इसी प्रकार इसका जो है अब इसमें प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा का आप जानते हैं 1/7 यानी 0 इतना क्या बिना वास्तविक गणना किए आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो 7 का यदि निकाल के दिया इतना 0.142857 इतना दिया है तो हमने क्या 1/7 का इतना दिया है तो क्या करेंगे हम 1/7
तो 1/7 2/7 ज्ञात करने पर शेष 2 बचता है और भागफल क्रमशः 2, 8, 5, 7, 1, 4 प्राप्त होता है। यानी 2/7 2 गुने 1/7 को मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना प्राप्त हुआ। फिर 3/7 में फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना। इस तरह से हम प्राप्त करके दिखा सकते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 हम करें, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त करो। p/q 0.6 डैश को तो x बराबर 0. इतना मान लेंगे, x बराबर 0.66। इसका मतलब आता रहेगा, चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10x बराबर 6.66, यानी 10x प्लस 6.066 इसको लिख सकते हैं। 10x प्लस इसके बदले x माने, तो x का मान यहाँ पे इनपुट करते हैं, 10x बराबर 6 प्लस x यानी 9x प्लस 9x बराबर 6, x बराबर होगा 6/9 यानी 2/3। इसी तरह इसका दूसरा है x बराबर, उसको मान लिया हम 0.47, तो x बराबर 0.4777 डॉट डॉट ऐसे आएगा, जिसको समीकरण पहला मान लेते हैं। चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति है दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो हमें प्राप्त होगा 10x बराबर 4.777 इतना, यानी 10x बराबर 4.3 प्लस 0.477 यानी 10x बराबर 4.3। इसके बदले हम x लिख दिए, यानी हम यहाँ x को इस सेट लें, 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3/9 यानी दशमलव हटाएंगे तो 90 यानी 43/90। इसी प्रकार इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहे हैं x बराबर 0.001। अब यहाँ पे तीनों पे जो बार कोष्ट लगा हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं x बराबर 0.10001 फिर 001 डॉट डॉट ऐसे, तो यानी 1000 x बराबर 1.001 यानी 1000 x बराबर 1.00। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 1000 x बराबर 1 प्लस x, यानी x को सेट लेंगे 1000 में से 1 घटा तो 99 बराबर 1, यानी ये प्राप्त हो गया x बराबर 1/999। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में कर रहे हैं 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करो। क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो तो अपने अध्यापक सपाटी से इस उत्तर पर विचार करें। x बराबर इतना मान ली तो 10x बराबर 9.99 इतना, 10x प्लस बराबर 9 प्लस 0.99 इसको लिख सकते हैं। अब इसके बदले हम ये x का मान जो था यहाँ पे पुट कर दिए तो 9x बराबर 9, यानी ये x को सेट लेंगे 10x बराबर 9 प्लस x, यानी x को सेट लेंगे तो 10 में से x गया तो 9 बराबर 9 यानी x बराबर 1। इस चूंकि 0.99 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है इसलिए 1 और 0.99 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं आता, वे समान है। तो प्रश्न नंबर 5 में करा 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्त खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 17 से हमने भाग किया 1.1 में तो प्राप्त हुआ इतना प्राप्त हुआ, जैसे कि आप भाग नीचे देख सकते हैं, इतना प्राप्त हुआ हमें। यहाँ पे जाकर के ये कटा एक आया पुनरावृत्ति, यानी इतना प्राप्त हुआ। इस प्रकार भाजक 17 हो तो आवृत्ति समूह में अधिकतम अंकों की संख्या कितना होगा 16। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में करें p/q में q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवैनिष्ठ गुणक नहीं है जिसका स्थान दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि p को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। निम्न उदाहरण पर विचार करें 5/2 17/5 108/25 39/100, यानी चूंकि 25 बराबर 5 गुने 5 और 100 बराबर 2 इतना इसका आवाज गुणनखंड लिख सकते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसी परिमित संख्या के दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के आवाज गुणनखंडों में केवल 2 तथा 5 अथवा दोनों होते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में करें ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अनुसानी आवर्ती हो। ऐसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जैसे कि ये 3 दिया है, उदाहरण लेना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 में कहते हैं परिमित संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 बराबर 0.714285, तो 9/11 यानी 0.81। तो चूंकि ये अशांत तथा अनावर्ती परिमित संख्या आता है ऐसी 3 वांछित संख्या होगा 0.722 इतना और 0.747576 0.8080 इस करके ऐसे हम ले सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 में कार्य निम्न संख्याओं के परिमेय और अप्रमेय वर्गीकृत कीजिए। √23 √225 दूसरा, तीसरा है 0.3796 7.47 और चौथा 5वां है इतना, यानी 23 का 23 एक अपरिमेय संख्या है, √25 एक परिमेय संख्या है, 0.1 एक शांत दशमलव है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है और ये
एक आसान तदनावर्ती दशमलव क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रश्नावली का भी 1.3 का जो भी प्रश्न थे बहुत ही आसान और इजी वे में समझाएं। मुझे पूर्ण तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और सारे क्वेश्चन को नोट भी करते होंगे। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1.4 का देखते हैं। 1.4 में कह रहे पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा 3.765 को देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखा गया, हम जानते हैं 3.7 संख्या 3 और 4 के बीच अंतराल 3-4 में स्थित है। संख्या रेखा इसकी स्थिति कल्पना कीजिए और 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 समान भागों में विभाजित करें तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से 3.7 और 3.8 को देखेंगे। इस तरह से हमें एज ए स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि पुनः कल्पना करें कि संख्या 3.765 की स्थिति 3.7 और 3.8 के बीच स्थित वर्ग अंतराल इतना। इसलिए अब हम अपना ध्यान केवल 3.7 के बीच हिस्से पर केंद्रित करते इस भाग को पुनः ऊपर की भांति 10 समान भागों में यदि बांटते हैं तो पहला भाग इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां इतना प्रदर्शित करेगा। और स्पष्ट है कि इतना बिंदुओं को 3.76 और 3.7 के बीच है, इसलिए हम इसे 3.76 और 3.7 के बीच के 10 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो अब पहला भाग हो जाएगा 3.765 प्रदर्शित, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना और पांचवा इतना। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, इसमें का 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इतना को देखिए। तो क्वेश्चन यहाँ हम उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से इस अंतराल की लंबाई लगातार घटाते जाते हैं जिसमें 4.24 की स्थिति होती है। तो सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि संख्या रेखा 4.26 पर स्थित 4 और 5 के बीच स्थित वर्ग अंतराल 4-5 में है और फिर हम इस भाग को 10 समान भागों में विभाजित करते हैं। इस कल्पना को 4.24 बिंदु 4.2 और 4.3 के बीच स्थित है। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया, इसको ऐसे ही अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। अब 4.2 4.3 के बीच के भाग को मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से 10 भागों में बांटते हैं तो 4.26 बिंदु 4.26 और 4.27 के बीच स्थित है। यहाँ ध्यान दें कि 4.26 जो है इतना होगा। अब 4.26 निकटतम स्थिति ज्ञात करने के लिए अंतराल 4.26 यानी 4.27 को पुनः छोटे 10 समान भागों में विभाजित करते हैं। अब 4.26 की स्थिति बहुत छोटी सी अंतराल यानी इतना और इतना के बीच स्थित होगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.5 में चलते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.4 खत्म कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.5 में चलते हैं। प्रश्नावली 1.5 में कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिए गए, इसको हमें पहचान करनी है जो कौन से परिमेय और कौन से अपरिमेय है। जैसे कि 2 माइनस रूट 5 ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय ही होता है। 3 प्लस रूट 23 और रूट 23, यहाँ पे क्या होगा, रूट 23 और रूट 23 यदि कट जाएगा तो ये क्या होगा, ये 3 बचता है, 3 जो एक परिमेय संख्या है। फिर तीसरा है 2/रूट 7 यानी रूट 7 से रूट 7 कट गया 2/7 यानी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका चौथा है 1/√2, 1/√2 के परिमेयकरण करेंगे √2/2 यानी एक अपरिमेय संख्या है। पाँचवा 2π को अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। करें निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 3 + √3 2 + √2 ये व्यंजक दिया, इसको सरल करनी है। तो हम इसको सरल करते हैं। पहला है 3 + √3 2 + √2 यानी 3 से मल्टीप्लाई किए इसको, फिर √3 से मल्टीप्लाई किए तो प्राप्त हुआ 6 + 3 √2 2 + 2 √3 + √6। इसी प्रकार दूसरा 3 + √3 3 - √3 यानी a + b 2 - b यानी a² - b², 3 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर यानी 3 × 9 घटे 3 यानी 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका तीसरा है √5 + √2 का होल स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 × √5 × √2 यानी 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5, √2 का स्क्वायर तो सिर्फ 2 प्लस 2 √5 √2 को गुना किया तो √10 यानी 7 + 2 √10। इसी प्रकार इसका चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं √5 - √2 इंटू √5 + √2 यानी √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी 5 में से 2 गया तो 3। प्रश्न नंबर तीसरा तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है पाई को किसी वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात के रूप में परिभाषित कीजिए, अर्थात पाई बराबर c/d। तो इस कथन को विरोधाभास अतिविरोध करते हैं तो पाई का अपरिमेय संख्या। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे? तो चूंकि पाई बराबर c/d तो उक्त कथन को कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो d या c अपरिमेय संख्या है और इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। √9.3 को एक संख्या रेखा पर स्थित कीजिए। हल की संख्या रेखा स्थित बिंदु ए से 9.3 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु बी अंकित करो ताकि ए भी बराबर 9.3 इकाई
इस तरह से एज स्ट्रक्चर ग्राफ का होगा। जैसे कि इसमें बताएं पुनः बी से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु सी अंकित कर लेंगे। अब एसी के मध्य बिंदु ओ ज्ञात करो। केंद्र ओ को त्रिज्या ओसी के समान से एक अद्वृत्त खींचो। अब एसी पर एक लंब इस प्रकार खींचो कि वो बी से होकर गुजरे और वृत्त को केंद्र डी पर काटे, अतः बी डी बराबर 3 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक व्यवहार का परिमीकरण कीजिए। 1/7 1/7 माइनस √6, तीसरा 1/5 प्लस √2, चौथा 1/7 2। तो 1/7 को करेंगे यदि परिमीकरण तो 1/7 गुने √7/7 यानी √7/7 अंश तथा हर में √7 से गुना करने पर प्राप्त हुआ। दूसरा 1/7 माइनस √6, इसमें हरों का परिमीकरण तो रूट यदि माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, यदि माइनस है तो √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, यानी इसको 1 से गुना तो √7 प्लस 6 और यहाँ पर √7 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 यानी √7 प्लस 6, 7 में 6 गया 1 होगा इसलिए √7 प्लस 6 ही होगा। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर इसका तीसरा देखते हैं 1/5 प्लस √2। तो 1/5 प्लस √2 को जब परिमीकरण करें तो √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 यानी √5 माइनस √2/5 माइनस 2 यानी √5 माइनस √2/3। इसी प्रकार इसका चौथा 1/7 माइनस 2 यानी 1/7 माइनस 2 गुने √7 प्लस 2/7, तो इसको परिमीकरण किए तो √7 प्लस 2 और यहाँ पर √7 को √7 से मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो √7 और 2 दूनी 4 यानी 7 में 4 गया 3 √7 प्लस 2/3। अरे दोस्तों इस प्रश्नावली 1.5 का A to Z जो भी प्रॉब्लम था हमने इसमें इसका बहुत आसान और इजी वे में समझाएं। मुझे पूर्ण उम्मीद आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा और कॉपी पे लेकर नोट करते होंगे। यदि नहीं किए तो वीडियो को बैक करके वहाँ से आप फिर से नोट कर सकते हैं। अन्यथा प्रश्नावली 1.6 में आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मान ज्ञात कीजिए 64 का पावर 1/2, 32 का पावर 1/5, 125 का पावर 1/3। तीसरा था यानी कि 125 का पावर 1/3। तो पहला क्वेश्चन है 164 का पावर 1/2 यानी इसको हम लिख सकते हैं 164 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 6 बार 2 को यदि मल्टीप्लाई करें 64 रहते हैं 2 का पावर 6 गुने 1/2, 2 का पावर 6 गुने 1/2 यानी 2 से 2 तिया 6, 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करें तो 8 होगा। इसी तरह 32 का पावर 1/5, 2 को यदि 5 बार लिखते हैं तो 32 प्राप्त होता है। तो 2 का पावर 5 गुने 1/5 यानी 2 का पावर 5 से 5 कट गया यानी 1, 2 1 2। तीसरा 125 का पावर 1/3 यानी 5 का पावर 3 बारी 5 लिखेंगे तो 125 होगा यानी 5 का पावर 3 गुने 1/3, तो 3 से 3 कट गया यानी 5 का पावर 1 यानी 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा, मान ज्ञात कीजिए पहला 9 का पावर 1/2, दूसरा 32 का पावर 2/5, 16 का पावर 3/4 और 125 का पावर -1/3। तो 9 का पावर 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 यानी 3 3 9 पावर 1/2, तो 1/2 2 से 2 कट गया तो बच्चा कितना 3 का पावर 1 यानी 3। 32 का पावर 2/5 यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं तो 2 का पावर 5 गुने 2/5 है तो 5 से 5 कट गया 2 का पावर 2 तो 2 दूनी 4। इसी पर 16 का पावर 3/4 यानी 2 को 4 बार लिख सकते हैं 16 होता है तो 2 का पावर 4 गुने 1/4 यानी 4 से 4 कट गया तो बचा 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8। इसी प्रकार तीसरा चौथा है 125 का पावर -1/3 यानी 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 होगा तो यानी 125 1/3 तो 5 का पावर 3 गुने 1/3 माइनस 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया बचा 5 का पावर -1 यानी 5 का पावर यहाँ 5 होगा 5 का पावर -1 यानी 1/5। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर तीसरा हम करें, सरल कीजिए 2 का पावर 3 2/3, 2 का पावर 1/5, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/5 यानी 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 यानी 2 का पावर 10 प्लस 3/15 यानी 2 का पावर 13/15। दूसरा है 1/3 पावर 3 का पावर 7 यानी 1/3 गुने 7 हो जाएगा यानी 3 का पावर 7/3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा हम करें 11 का पावर 1/2 व 11 का पावर 1/4 यानी 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 बराबर 11 का पावर 1/4 जब इसको माइनस किए तो ठीक। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है इसका 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 यानी 7 गुने 8 पावर 1/2 यानी 7 8 56 का पावर 1/2 होगा। इस प्रकार के दोस्तों हमने संख्या पद्धति का जो भी
क्वेश्चंस और आंसर थे, सारे कवर किए इस वीडियो में। मुझे पूर्णतः उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, उसको बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है। इसको जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, आप उतने बेहतर होते जाएँगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को फिर से देख करके अच्छे से इसको सीख सकते हैं। साथ ही इतना नहीं, यदि आप नए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और आप उसको देख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।